Good morning students and my dear friends, today is 21st of June 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर डेली आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी अपलोड होती है। इसके अलावा इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड अदर अपडेट्स भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज वी जनरेट फियर वाइल वी सिट, वी ओवरकम दैम बाय एक्शन। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 40 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सोनी जी मर्जर ऑन डिस्पाइट सेबी शेडो। तो कुछ समय पहले हमने सोनी और जी के मर्जर की न्यूज़ को कवर किया था। हालांकि हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद ही सोनी कॉरपोरेशन और जील का मर्जर पॉसिबल होगा। और हमने इसके बाद ये भी डिस्कस किया था कि सेबी को कुछ इश्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर मर्जर से लेकर के। हालांकि एज पर द करंट स्टेटेड फिलहाल के लिए सोनी कॉरपोरेशन ने मर्जर को लेकर के प्लान में कोई चेंज नहीं किया है। और सेबी ने रिसेंटली जो सोनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका, उनको लेकर के कुछ बैन भी लगाए कि ये दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। उन पर कई सारे फंड डाइवर्जन का भी एलिगेशन लगा है। सो इन स्पाइट ऑफ दिस फंड डाइवर्जन एलिगेशन अगेंस्ट इस प्रमोटर, सोनी हैज़ नो प्लान टू बैक आउट फ्रॉम द मर्जर। तो सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया का जो मर्जर है वो जील के साथ, दैट इज़ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, वो अभी भी सोनी के प्लान में है। और सोनी इस पर्टिकुलर मर्जर को लेकर के फुली कमिटेड है, जैसा कि ओरिजिनल शेप में ये डील हुई थी एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। हालांकि इसके मर्जर को लेकर कई सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना था कि मिस्टर सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर जो एलिगेशन लगे हैं, प्रोबेबली उसके बाद जो सोनी और जील का मर्जर होना है वो थोड़ा सा स्टिक पर हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली $1.7 बिलियन की ये डील थी। लेकिन इन सब स्पेकुलेशन के अगेंस्ट सोनी ने बोला कि सोनी इज ऑल सेट और इज फुली कमिटेड फॉर दिस मर्जर। और ये न्यूज़ आज क्यों कवर हो रही है? क्योंकि कल सोनी की जो बोर्ड्स की मीटिंग थी वो मीटिंग कंडक्ट हुई और उस मीटिंग के बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि प्रोबेबली ये जो मर्जर है ये स्टेक पर हो सकता है। लेकिन इस बोर्ड मीटिंग के बाद सोनी ने इस पर्टिकुलर मर्जर को लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने बोला कि सोनी जो है वो फुली कमिटेड है इस मर्जर के लिए। फिलहाल कोई चेंज नहीं, जैसा कि ओरिजिनल प्लान में जो मर्जर डिसाइड किया गया था उसी तरीके मर्जर के लिए सोनी अभी भी रेडी है। दिस इज द शेयर होल्डिंग इन प्रपोज्ड मर्ज एंटिटी। कितनी एंटिटी होगी, पब्लिक की कितनी होगी, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की कितनी होगी और जील का कितना स्टेक होगा। मर्ज एंटिटी का वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 53K करोड़ का माना जा रहा है और सोनी का जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7K करोड़ और प्रमोटर्स को ये अमाउंट जो है वो सोनी पे करेगा। सो दिस इज द करंट मार्केट शेयर, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। सोनी प्लस जील का कितना मार्केट शेयर है? 24%, डिज्नी स्टार का 20%। तो अगर ये डील हो जाती है तो डेफिनेटली इट विल बी द ह्यूज इंक्रीज इन द मार्केट शेयर ऑफ सोनी प्लस जील। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सेबी रिमेन्स वेरी ऑफ शेयरिंग एविडेंस। अगर इस पर्टिकुलर न्यूज़ के सेबी के जो एविडेंस शेयरिंग का केस है, अगर इस पर्टिकुलर न्यूज़ के हम थोड़े से बैकग्राउंड में जाएँ तो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी को डायरेक्शंस दिए थे कि जो सेबी से जब कभी भी डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए कहा जाता है, स्पेशली जब कोई एक्यूज्ड पार्टी एविडेंस शेयरिंग की बात करती है तो सेबी उस पर बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं दिखाती, सेबी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले करती। तो उसी को लेकर के लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट पुल्ड अप द सेबी फॉर सेलेक्टिव शेयरिंग्स ऑफ डॉक्यूमेंट। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी को डायरेक्ट भी किया था कि सेबी को ओपन होना चाहिए एविडेंस शेयरिंग को लेकर के, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे वो अक्यूज्ड पार्टी या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना उस एविडेंस की डिमांड कर रही हो। हालांकि इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के बाद, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के बाद भी अगर हम देखें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी बोलते हैं, वो अभी भी कॉशियस इंस्टांस मेंटेन करती है व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट शेयरिंग, स्पेशली विद एक्यूज्ड पार्टीज। हालांकि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने इस सेबी के इस अप्रोच को डिसअप्रूव भी किया था। लेकिन अगर हम सेबी के पिछले कुछ इंस्टांसेस को देखें तो एटलीस्ट
4 डिफरेंट केसेस में सेबी ने जो एक्यूज पार्टी है उसको डॉक्यूमेंट शेयरिंग करने से मना कर दिया, उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया। डॉक्यूमेंट जहाँ पर जिन्हें सेबी कोट करती है एज ए एविडेंस अगेंस्ट एनी पार्टी। जो एक्यूज पार्टी है वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की डिमांड करती है, बट सेबी जो है, सेबी ने पिछले 4 केसेस में उस पर्टिकुलर डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर्टिकुलर डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, जहाँ सेबी ने बोला हम किसी भी तरह का एविडेंस, किसी भी तरह का एडिशनल डॉक्यूमेंट एक्यूज्ड पार्टी से शेयर नहीं करेंगे। जबकि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में सेबी को डायरेक्ट भी किया था कि जो नेसेसरी रिपोर्ट्स हैं, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक्यूज्ड पार्टी के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि this refusal of not sharing the reports and documents with the accused party or any of the affected or impacted party is simply the gross violation of natural justice। जो natural justice का right होता है उसका violation, अगर कोई पार्टी कह रही है आपने हमारे पर एलिगेशन लगाया तो हमें एलिगेशन के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, किस तरीके से आपने हमारा एलिगेशन लगाया, कैसे आपने वो एलिगेशन फाइंड आउट किया। सही भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है डॉक्यूमेंट शेयरिंग को लेकर के। उसी पर्टिकुलर केस में लास्ट ईयर RIL के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी को डायरेक्ट भी किया था कि राइट टू नेचुरल जस्टिस हर पार्टी को होता है, और डायरेक्ट भी किया था सेबी को कि जो भी डॉक्यूमेंट RIL मांग रही है वो डॉक्यूमेंट सेबी RIL के साथ शेयर करे। लेकिन अभी जो रीसेंट के 4 केसेस हुए हैं वहाँ सेबी ने पहला ही अप्रोच दिखाया है, सेबी ने किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट शेयरिंग रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया। सो लेट अस कि अदर पार्टीज हैं वो क्या करती हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंडिया UAE वर्क ऑन ट्रेड निगल। लास्ट ईयर इंडिया और UAE के बीच में एक FTA साइन हुआ था, हमने उस न्यूज़ को भी कवर किया था, और हमने रिसेंटली अभी ये न्यूज़ भी कवर करी थी कि इंडिया और UAE के दोनों साइड के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिलेंगे और उस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के रिव्यू करेंगे, उसमें जो भी लूप होल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसकी प्रोग्रेस कैसी रही, इस पर्टिकुलर ट्रेड डील के बाद दोनों ही कंट्रीज को कितने बेनिफिट हुए, इन सारी प्रोसेस, इन सारे रिजल्ट्स आउटकम पर रिव्यू किया जाएगा। उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है, इंडिया एंड UAE दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर सेट टू बिगिन टॉक्स टू रिजॉल्व द एक्सपोर्टर्स कंसर्न regarding the exhaustive details of manufacturing and procurement being sought by customs of both countries। तो रिसेंटली जो ये ट्रेड डील हुई थी इंडिया और UAE के बीच में, उसमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिले थे, स्पेशली फ्रॉम द कस्टम साइड। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया में ही थे वो चैलेंजेस या वो प्रॉब्लम्स या वो इश्यूज, वो UAE में भी उस तरह के कस्टम रिलेटेड जो इश्यूज थे वो देखने को मिले थे, स्पेशली रूल्स ऑफ ओरिजिन रिक्वायरमेंट को लेकर के। तो इसी पर्टिकुलर इशू पर दोनों साइड के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने नेगोशिएशन, डिस्कशन, टॉक स्टार्ट कर दी हैं, जिससे कि जो एक्सपोर्टर्स का कंसर्न है, एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कुछ इश्यूज, कस्टम इश्यूज और रूल ऑफ ओरिजिन की वजह से जो एक्सपोर्ट का फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पा रहा है, इन्हीं इशू को रिजॉल्व करने के लिए दोनों ही साइड के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है। और जो बेसिक इशू है कि वो डिटेल जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट जो भी होता है, जो भी ट्रेड होता है, उसमें कई सारी डिटेल्स, कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शेयर करने पड़ते हैं कस्टम अथॉरिटी को, स्पेशली ओरिजिन की रिक्वायरमेंट लेकर, जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट या जो भी गुड्स जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसका एक्चुअल ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मीन्स कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके ऐसा तो नहीं कहीं कोई राउंड ट्रिपिंग हो रही है, कोई अदर कंट्री के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं इंडिया के इस FTA से या इस ट्रेड डील से, और वाइस वर्सा फॉर UAE। एंड दैट इज वाई बोथ ऑफिशियल्स आर मीटिंग, क्योंकि एक्सपोर्टर्स का कहना है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट लगाई है रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर के, इससे ट्रेड इम्पेडिमेंट हो रहा है, जबकि दोनों ही कंट्रीज़ का पर्पस था कि ये जो ट्रेड डील साइन हो रही है ये दोनों ही साइड के, केवल दोनों ही कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा दे, ऐसा ना हो कि कोई तीसरे कंट्री जो है उसमें इन्वॉल्व होकर के इस पर्टिकुलर ट्रेड डील का फ़ायदा उठाए, और इसीलिए ये रिक्वायरमेंट लगाई गई थी कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर के। लेकिन जो एक्सपोर्टर्स है इंडिया और UAE, उनका ये कहना है इसकी वजह से उनका ट्रेड जो है, उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस इशू के अलावा जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो नॉन ऑयल ट्रेड को भी बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें इंडिया और UAE के बीच जो मेजर ट्रेड है वो ऑयल से ही रिलेटेड है, नॉन ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इस बार जो रिव्यू हो रहा है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो नेगोशिएशन हो रहा है, उसमें नॉन ऑयल ट्रेड को किस तरीके से बूस्ट किया जाए, स्पेशली उस कंडीशन में जबकि ग्लोबल कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से इंडिया UAE की जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है सीपा है, इसको किस तरीके से मैटेरियलाइज किया जा सकता है नॉन ऑयल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए
जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट हैं उसको लेकर के, नॉन ऑयल ट्रेड को लेकर के नेगोशिएशन और रिव्यू जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। स्टील कंपनीज मे गेट टू बिड फॉर कोल ब्लॉक्स विद वॉशरीज। तो गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के लिए। किस लिए नई पॉलिसी? फॉर ऑफरिंग द कोकिंग कोल ब्लॉक्स। कोकिंग कोल ब्लॉक्स जो होते हैं स्टील कंपनीज को ऑफर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिसी लाने जा रही है। और इसमें जो पेक्यूलियर पॉइंट होगा, जो एक स्पेशल पॉइंट होगा, वो ये होगा कि इन कोकिंग कोल ब्लॉक्स के साथ जो वॉशरीज के ऑपरेशंस हैं वो भी असाइन किए जाएंगे इन स्टील कंपनीज को। सो इससे क्या होगा, जो स्टील मेकर्स हैं दे विल बी अलाउड टू एक्सेस द डोमेस्टिक फ्यूल टू रन देयर ऑपरेशंस। तो कोकिंग कोल ब्लॉक्स के साथ वॉशरीज के भी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एलोकेशन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो नई पॉलिसी लाने जा रही। जल्दी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम स्टील सेक्टर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्टील सेक्टर इन इंडिया रिक्वायर मोर देन 60 मिलियन टन्स ऑफ कोकिंग कोल, दैट इज 90% ऑफ इस रिक्वायरमेंट बीइंग मेट थ्रू इंपोर्ट एंड ओनली 10% आर बीइंग फुलफिल्ड बाय द डोमेस्टिक कोल। और इसी पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, जो इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्टील कंपनीज को कोल ब्लॉक्स ऑफर करने जा रही है विद ऑल वॉशरी फैसिलिटीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बंधन विल लॉन्च क्रेडिट कार्ड पुश होम लोन्स। तो ये बंधन बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मिस्टर चंद्रशेखर घोष, उनका इंटरव्यू है जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में अपने आप को और ज़्यादा पुशअप करेगा, होम लोन के सेगमेंट में अपने आप को और ज़्यादा पुशअप करेगा। तो क्रेडिट कार्ड का नंबर्स इंक्रीज किया जाएगा, होम लोन्स को और इजी बनाया जाएगा, और जो होम लोन में जो 25% का शेयर है उसको इंक्रीज करके 30% करने का टारगेट रहेगा इस बार, इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 तक बंधन बैंक। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में भी वो एग्रेसिवली एंटर करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की आज। बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज अपने फ्रंट पेज पर और पेज नंबर 4 पर मेजरली जो न्यूज़ कवर करी है वो हमारे जो पीएम है उनकी यूएस विजिट को लेकर के। तो उन सारी न्यूज़ को आर्टिकल नंबर 6, 7, 9, 8 और 9 जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हम यहाँ पर कलेक्टिवली डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है, जो कि पेज नंबर 1 पर दी हुई है। इंडियाज एंट्री इनटू क्रिटिकल मिनरल अलायंस ऑन टिपल। सो आज से हमारे जो पीएम है उनकी यूएस विजिट स्टार्ट हो गई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस स्टेट विजिट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू सी द डिस्कशन ऑन इंडियाज पॉसिबल एंट्री इनटू यूएस लेड ग्लोबल अलायंसेस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। तो यूएस लेड एक ग्लोबल अलायंस है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, ऐसे मिनरल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रेयरली अवेलेबल हैं। और लास्ट ईयर यूएस, यूरोपियन यूनियन और G7 पार्टनर कंट्रीज ने मिल करके ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लॉन्च करी थी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो चाइना है वो कि जो जितने भी वर्ल्ड में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई पर कब्जा ना कर पाए, उनकी सप्लाई पर अपनी ग्रिप को स्ट्रेंथन ना कर पाए। इसीलिए यूएस ने ये एक कोलिजन फॉर्म किया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी की जो ये स्टेट विजिट है, इस पर्टिकुलर विजिट में प्रॉबेबली इंडिया को इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में एंट्री मिल सकती है। और जो क्रिटिकल अगर मिनरल्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस सेगमेंट पर फोकस हो रहा है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स हो, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, आगे आने वाले टाइम में ग्लोबल लेवल पर इन सारे मिनरल्स की जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। और जो भी कंट्री इन क्रिटिकल मिनरल्स पर कब्जा रखेगा या जो उसकी सप्लाई पर जिसकी ग्रिप होगी उस कंट्री की सुपरमेसी होगी। एंड दैट इज वाई यूएस डू नॉट वांट चाइना टू स्ट्रेंथन इट्स ग्रिप ऑन द सप्लाई ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स। और इसीलिए लास्ट ईयर यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने और G7 कंट्रीज ने मिलकर के एक पार्टनरशिप, एक कोलिशन तैयार किया है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और इसके थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए प्रॉपरली, स्मूथली मेंटेन रहे। और कई सारी मिनिस्ट्रीज, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसे इंडिकेट किया कि प्रोबेबली इस पर्टिकुलर स्टेट विजिट में इंडिया जो है वो इस मिनरल पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकता है। तो जो इशू है वो प्राइम मिनिस्टर की विजिट पर डिस्कस किया जाएगा। हालांकि अभी स्पेकुलेशन ही लगाए जा रहे हैं, ऑफिशियल्स जो हैं वो प्रिपरेटरी टॉक्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के।
और कहा जा रहा है अगर इंडिया ये पार्टनरशिप ज्वाइन कर ले तो डेफिनेटली इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डिसीजन होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो ईवी हो, उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। वो लिथियम हो चाहे वो अदर क्रिटिकल मिनरल्स हों, तो इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डील होगी या बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री होगी, क्योंकि इंडिया को आगे आने वाले टाइम में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होगी, क्योंकि जिस तरीके से ईवी, सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी पर इंडिया फोकस कर रहा है, तो इंडिया के लिए ये एक्चुअली प्रूडेंट डिसीजन है कि इंडिया इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करे। सो लेट अस सी कि जो एक्सपेक्टेशन है क्या ये एक्चुअली में मैटेरियलाइज होती है या नहीं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, हाईटेक इक्विपमेंट्स के लिए, एविएशन, डिफेंस के लिए सारे क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एट प्रेजेंट 95% ऑफ लिथियम आयन बैटरीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड हांगकॉन्ग। और इकोनॉमिक सर्वे 23 ने फ्लैग भी किया था कि मल्टी डायमेंशनल मिनरल पॉलिसी की ज़रूरत है इंडिया को, कि जिस तरीके से इंडिया इस सेगमेंट पर फोकस कर रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप भी करी है, जो कि एक मेजर प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ मिनरल का। और इस तरह से बायलैटरल पार्टनरशिप भी इंडिया कर रहा है, बट इस पर्टिकुलर जो मल्टीलैटरल कोलिशन है इसमें इंडिया की एंट्री बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी। अब इसी के साथ देख लेते हैं एक और न्यूज़ जो कि पेज नंबर 4 पर दी हुई है और मोदी की यूएस विजिट से ही रिलेटेड है। इंडिया डिजर्व हायर ग्लोबल रोल, पीएम। तो आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है इट इज़ द फर्स्ट पीएम्स फर्स्ट स्टेट विजिट टू यूएस, ओनली द थर्ड ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी को लेकर के इंडिया ने अपनी वॉइस को वापस से रीट्रेट किया है। इन्होंने बोला इंडिया, मतलब बेसिकली मैं जो प्राइम मिनिस्टर उनका कहना है कि इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, तो इंडिया जो है वो कई सारे मल्टीलैटरल फोरम्स पर, कोलिशन पर एक ज़्यादा और एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल डिजर्व करता है, चाहे वो यूएनई हो, चाहे वो WTO हो, चाहे वो IMF हो। इंडिया इज़ नाउ डिमांडिंग फॉर मोर रोल। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस स्टेट विजिट पर जो की फोकस हो सकता है वो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया यूएस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप, इन सारे इश्यूज़ पर जो है वो इंडिया और यूएस टॉक कर सकते हैं। इसके अलावा USISPF जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है। व्हाट इज़ दिस USISPF, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इसी को लेकर के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि दिस पर्टिकुलर फोरम, दिस पर्टिकुलर कोलिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to build good relationship, cordial relationship with various stakeholder in US। और bilateral relation इस जिस तरीके से इंडिया और USA की improve हो रहे हैं, this particular coalition plays its very significant और important role। इसके अलावा चाइना पर और रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के भी कुछ डिस्कशन हो सकता है। हालांकि फ़िलहाल के लिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर विजिट से ये डिमांड ज़रूर करी कि इंडिया इज़ नाउ आस्किंग फॉर मोर एंड मोर स्पेस, मोर एंड मोर रोल ऑन डिफरेंट ग्लोबल फोरम एज वेल एज मल्टीलैटरल फोरम। इसी के साथ एक FDI की भी न्यूज़ है जो कि दी हुई है, क्योंकि अगर इस समय इंडिया US के बीच में काफ़ी सारे जो ट्रेड हो रहा है उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। देख लेते हैं न्यूज़ का। इनबाउंड FDI राइजेस, सो डज इंडियन इन्वेस्टमेंट इन US। ये इस तरह की न्यूज़ हम ऐसे पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने डिस्कस भी किया है कि इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कल की न्यूज़ में हमने एक्सपोर्ट के परसेंटेज के बारे में भी डिस्कस किया था। और अगर हम कैपिटल फ्लो की बात करें, FDI जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है अगर उसकी बात करें, तो इनबाउंड FDI जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो USA से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट USA में जा रहा है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक्स को देखें, FDI फ्लो, तो राइज इन फ्लोज आफ्टर पैंडेमिक कितना इंक्रीज हुआ है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लो फ्रॉम USA 2013-14 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अगर हम देखें तो इस 19 से लेकर के 23 के बीच में तो बहुत ज़्यादा हमें FDI में इंक्रीज देखने को मिला। दिस इज ऑल अबाउट इनफ्लो, मतलब कितना USA से इंडिया में आ रहा है इन्वेस्टमेंट। एंड दीज आर द लार्जेस्ट FPI इन्वेस्टर्स। इंडिया के जो लार्जेस्ट FPI इन्वेस्टर्स है, जहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जहाँ से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। USA इज ऑन द टॉप लिस्ट, फॉलोड बाय सिंगापुर, लग्जमबर्ग, मॉरिशस एंड UK। दिस इज ऑल अबाउट FPI, नॉट FDI। और ये रही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पिक्चर। एक्सपोर्ट 56% हायर देन इंपोर्ट। तो हम देख सकते हैं 2016 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है। दिस ब्लू बार इंडिकेट एक्सपोर्ट, ऑरेंज बार इंडिकेट्स इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड USA।
Top 5 products account for nearly half of the all imports. So petroleum, precious, semi-precious stones, coal, coke, petroleum products and gold. तो top 5 import commodities. Major export जो इंडिया करता है precious and semi-precious stones, drugs, petroleum products, gold, precious metals, cotton garments and accessories. So you can just have the glimpse of it कि top commodities कौन सी हैं, top 5 export commodities, top 5 import commodities, largest FPI investors कौन है इंडिया में, किस तरीके से ट्रेड जो है इंडिया यूएसए के बीच में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है, ईयर बाई ईयर कितना FDI इंडिया में आया है। और अगर हम देखें इस पिक्चर को डिटेल मैनर में तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, जो कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्रीज के जो बायलैटरल रिलेशन है उसके सिग्निफिकेंस को इंडिकेट कर रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 11 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। CPSC कैन नाउ इंपोर्ट चाइनीज सोलर मॉड्यूल्स। तो चाइनीज सोलर मॉड्यूल्स के लिए इंडिया में दोबारा से गेट ओपन हो रहे हैं। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अलाउ कर दिया है जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में CPSCs बोलते हैं, उनको अलाउ कर दिया है कि वो चाइनीज सोलर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर पाएँ। और इस डिसीजन के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो होगा NTPC। रिसेंटली गवर्नमेंट ने चाइनीज सोलर मॉड्यूल्स के इंपोर्ट पर कुछ बैन लगाए थे जस्ट टू सपोर्ट द डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल कंपनीज, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। बट रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जो कई सारे CPSCs हैं उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए और जिस तरीके से इंडिया में सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है उसको देखते हुए फिलहाल के लिए अलाउ कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि वो चाइनीज सोलर मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए जो 2017 का ऑर्डर था उससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है CPSCs को। माइंड स्टूडेंट, नॉट ऑल द कंपनीज, ओनली CPSCs। तो ऑर्डर में फिलहाल ये बोला गया कि जितने भी बॉर्डर नेशंस हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज, वहाँ से आप सोलर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकती हैं। और रिसेंटली NTPC ने अप्रॉक्सीमेटली 1.45 गीगावाट्स का जो टेंडर है, ग्लोबल टेंडर है फॉर प्रोक्योरिंग द सोलर मॉड्यूल, वो फ्लोट किया था। और कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं NTPC के राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, उनके लिए ये जो टेंडर था वो फ्लोट किया गया था। और ऐसा कहा जा रहा था कि NTPC इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर और द एग्जम्पशन और द रिलैक्सेशन। सो दिस इज द NTPC सोलर मॉड्यूल ग्लोबल टेंडर फॉर डिफरेंट सोलर प्रोजेक्ट्स यूनिट। अब देख सकते हैं कि अलग अलग जो सोलर प्रोजेक्ट्स यूनिट्स हैं उनके लिए कितनी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए एक एम्बिशियस स्टैंडर्ड जो है वो NTPC ने फ्लोट किया। और गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के बाद NTPC ईजिली जो है वो सोलर मॉड्यूल्स को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में प्रोक्योर कर पाएगी। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। PE फर्म्स प्रमोटर्स गो फॉर ब्लॉक डील्स एज मार्केट स्केल न्यू पीक्स। तो कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने PE और VC के बारे में भी डिस्कस किया था। अब आज की जो न्यूज़ है वो PE फॉर्म से, प्राइवेट इक्विटी फॉर्म से रिलेटेड है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। शेयर सेल्स इन लिस्टेड कंपनीज हैव गैदर्ड मोमेंटम विद मार्केट हिटिंग फ्रेश रिकॉर्ड्स हाई। तो अभी रिसेंटली जो ब्लॉक डील्स हैं उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़ की जो ब्लॉक डील्स हैं वो केवल इस मंथ यानी जून के मंथ में फाइनलाइज करी है PE फर्म्स ने। और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का कहना है कि अभी फिलहाल आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इस तरह की ब्लॉक डील्स देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से मार्केट ग्रो कर रही है, मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो ब्लॉक डील्स हैं उनमें भी इंक्रीज देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रोथ मोमेंटम इन मार्केट अगर हम देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो PFIs हैं उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन है वो हाई पीक पर पहुंच रहा है। एंड दैट इज़ वाई सम लार्ज डील्स आर बीइंग फाइनलाइज बाय डिफरेंट PE फर्म्स लाइक कनाडा पेंशन प्लान्स इन्वेस्टमेंट बोर्ड, कोटक महिंद्रा, UK based investment firms all are going for block deals, and these are the raising deals in terms of number. There has been the considerable pickup in block deal sales in this month. हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का डेटा दिया हुआ है। हम देखें तो जून में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है ब्लॉक डील्स में। अगर बिग प्लेयर्स की बात करें कौन कौन से हैं, कोटक महिंद्रा, HDFC लाइफ, टिमकेन एंड श्रीराम फाइनेंस।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रपोजेस रेट फॉर थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को नए बेस प्रीमियम रेट जो है वो प्रपोज किए हैं। किसके लिए? फॉर थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस। तो डिफरेंट व्हीकल की कैटेगरीज में, 2 व्हीलर्स के लिए, पैसेंजर कार्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 में गवर्नमेंट ने नए बेस प्रीमियम रेट्स जो है प्रपोज किए फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और अगर हम रेट्स की बात करें तो रिसेंट जो ड्राफ्ट इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के थ्रू, बेस प्रीमियम रेट फॉर मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर हैज बीन प्रपोज टू 2094 for private cars below 1000 cc and 3416 for cars between 1000 to 1500 cc and 7,897 rupees for cars exceeding 1500 cc। तो सबकी हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग और डिफरेंट सेगमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रीमियम रेट जो है वो प्रपोज किए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, गॉगिंग मोड सेंटर इनिशिएट टॉक्स विद ग्लोबल इन्वेस्टर्स ओवर LIC बिजनेस प्रॉस्पेक्ट। तो गवर्नमेंट ने कई सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनसे डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। किस लिए डिस्कशन स्टार्ट किया? ओवर द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट ऑफ LIC। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो मई में LIC के जो शेयर्स हैं उसमें हमें कुछ उसके वैल्यूएशन हमें कुछ डिक्लाइन या हैम्परिंग देखने को मिली थी। तो उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, LIC का जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने कई सारे लार्ज इन्वेस्टर्स के साथ, सिर्फ इंडिया के इन्वेस्टर्स के साथ ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग स्टार्ट करी है, नेगोशिएशन स्टार्ट किया है, डिस्कशन स्टार्ट किया है in order to convey them that the market could be undervaluing the stock and the move could be the precursor to the further dilution in the stake of insurance bearer। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स और जो अदर इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ गवर्नमेंट और ऑफिशियल टॉक कर रहे हैं, अगर ये टॉक सक्सेसफुल होती तो प्रोबेबली हमें LIC में और द स्टेक डायल्यूशन गवर्नमेंट का देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट इज एक्चुअली इंटेंडेड टू सेल फर्दर 2%। लास्ट ईयर 5% की सेलिंग करी थी, इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि 2% फर्दर गवर्नमेंट सेल कर सकती है LIC में। लेकिन जो डिसीजन है ये लास्ट ईयर जो नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन आने वाला है उसके बाद होगी। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी से ही नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है। करंटली गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग कितनी है? 96.5% जो गवर्नमेंट है वो उसकी स्टेक होल्डिंग है LIC में, और गवर्नमेंट जो वो धीरे धीरे डाइल्यूट कर रही है अपना स्टेक। लास्ट ईयर 5% किया था, इस बार 2% के लिए नेगोशिएशन, डिस्कशन और डेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, न्यू फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन इन अप्रैल हिट्स 4 मंथ हाई EPFO डेटा। EPFO स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर कोई भी एम्प्लॉय जो कि फॉर्मल जॉब ज्वाइन करता है वो EPFO सब्सक्राइब करता है, और उसी के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट स्पेकुलेट करती है कि जितना भी EPFO में सब्सक्रिप्शन हुआ है तो उस बेसिस पर ये जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो कैलकुलेट किया जाता है। और एज पर द अप्रैल मंथ डेटा कि अप्रैल के मंथ में EPFO में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। पिछले 4 महीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन EPFO में अप्रैल के मंथ में देखने को मिला। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो फॉर्मल जॉब क्रिएशन है अप्रैल के मंथ में वो इंक्रीज हुआ है, अपने 4 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। एंड दिस इज द न्यू EPFO सब्सक्राइबर एंड नेट पेरोल। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और हम देख सकते हैं अप्रैल के मंथ में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। इट मीन सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए। इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फॉर्मल जॉब्स ज्वाइन करी और इसीलिए उन्होंने EPFO सब्सक्राइब किया है। तो अप्रैल के मंथ में एक सिग्निफिकेंट नंबर में फॉर्मल जॉब क्रिएट हुई है एज पर द EPFO डेटा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।